हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट सारे। और आज तो आपके लिए एक खुशखबरी है। एसएससी ने डेट्स बता दी हैं आपके एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। अगर आप देख सकते हो कि तो यहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है एसएससी का, जिसमें जो CHSL के जो रिमेनिंग पेपर है ना, जिनके नहीं हो पाए थे, उनकी डेट दे रखी है और बाकी जो है ठीक है। तो आ जाओ फटाफट सारे, स्टार्ट करें हम आज का सेशन। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, एक उम्मीद की किरण। जो बच्चे इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए है ना, ये मोटिवेशन आप समझ लो एक तरीके का। कि यहाँ पर ये चीज़ें रखी है मैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यूड ऑन 1 जून को उनने रिव्यू किया है, ठीक है, मीटिंग वगैरह हुई थी। तो ये कंडीशन है कि जो कंबाइन हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो 10+2 था, उसके जो बाकी बचे एग्ज़ाम है वो 17/8/2020 से 21/8/2020 और 24/8/2020 से लेकर के यहाँ तक अपने पेपर होंगे, ठीक है। इसको आप देख लो एक बार। ठीक है, जो बाकी बचे एग्ज़ाम्स हैं वो आपके इन डेट्स में होंगे। और रिज़ल्ट का भी पता नहीं है, CGL का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में अभी नहीं कुछ नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। अभी डेट्स के बारे में आया है। जो जूनियर इंजीनियर है, जो लोग सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है ना, जूनियर इंजीनियर के पेपर देते हैं, उनके पेपर सितंबर में होंगे, 1 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर तक, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 8 यहाँ पर 7/9/2020 से लेकर के 9/9/2020 तक। मतलब एसएससी ने अपनी तैयारी सारी कर ली है और आपको अब अपनी पढ़ाई बहुत तेज कर देनी है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CFPF एग्जामिनेशन पेपर 1 2020, ठीक है, 2020, समझ रहे हो। ये 29/9 को है, 29/9/2000। अभी रिजल्ट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको बताएंगे, ठीक है। रिजल्ट के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है कि एक बार रिजल्ट के बारे में भी देखें, वो है ना 8 तारीख को। यहाँ पर फिर ये कहा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड फटाना ढिमकाना, इनके पेपर होंगे 6-10। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 2 2019 जो जून में होने वाला था, वो अब पहुंच गया है आपका अक्टूबर में, 14/10/2020 से लेकर के और 17/10/2020 तक, ठीक है। तो अब अगर आपने अभी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया है, ठीक है, मतलब इस बार अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे नंबर के साथ अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो ये अगर टारगेट है, आपने प्री दिया था, अगर ये टारगेट है तो इस पर लग जाओ अब, ठीक है। अपने पास क्या जून स्टार्ट हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब अपने पास 4-5 महीने हैं बहुत अच्छे तैयारी करने के, ठीक है। और बाकी अभी तक भी आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला ये नोटिफिकेशन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट है, आप देखो इसको, ठीक। चलो आज की क्लास में हमें आज अपना ट्राइंगल का लास्ट टॉपिक होगा। आज हम पढ़ेंगे MPG, ठीक है। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। इस पर हम बात करने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री पे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी और आज अपना ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के वो 14-15 पार्ट में हमने ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन देख रहा हूं, देखो इन सवालों को आप कैसे सॉल्व कर पाते हो। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अपने पास प्रिंटेड भी है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको लिख करके बताऊं। जैसे अगर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है, बना करके आपके सामने बना रहा हूं, जैसे एक ट्राइंगल है अपने पास ABC, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि MPG क्या है। एक ट्राइंगल अपने पास ABC है, यहां पर हमने एक मीडियन खींची
और यहां से हमने एक और लाइन खींच दी, ये ई हो गया, ये ओ हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बी डी इज टू सी डी अपने पास है 1:1, मतलब ए डी क्या हो गया, मीडियन, और अपने पास ए ओ और ओ डी भी क्या है अपने पास 1:1। मैंने आपसे पूछा देन फाइंड ए ई इज टू ई सी कितना होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तो इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें आप कह सकते हो कि ए डी मीडियन है, क्योंकि बी डी और सी डी का अनुपात कितना है 1:1, और ए ओ और ओ डी का अनुपात कितना है अपने पास 1:1 है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ए ई और ई सी का अनुपात क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ ए ई टू ई सी। बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा। फाइंड ए ई टू ई सी कितना होगा। फेज 8 का मैंने यार एग्जाम नहीं देखा है, उसका मुझे ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा सा फेज 8 का, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। एक ट्राइंगल है एबीसी, यहां पर एडी मीडियन है, मतलब बीडी और सीडी का अनुपात 1:1 है, और ए ओ और ओडी का अनुपात 1:1 है। देन फाइंड ए इज टू ईसी। आज की जो क्लास है वहां से आपको कम से कम एक सवाल, अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो आपको एक सवाल मेंस में मिलेगा। 2019 के मेंस में यहां से एक सवाल आपको 100% मिलेगा, ठीक है, अगर आज की क्लास आपने अच्छे से करी तो। आज हम पढ़ने वाले एमपीजी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एमपीजी से पहले कुछ ये जो क्वेश्चन है ये अपने 2017 अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर अपने मेंस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका आंसर बताओ फटाफट सभी लोग। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बीडी और सीडी का अनुपात 1:1 है, और ए ओ और ओडी का अनुपात 1:1 है। देन फाइंड ए इज टू ई सी। तो ए ई अनुपात ई सी क्या होगा, बताओ फटाफट से इसका आंसर। क्या आंसर आएगा इसका। देखो, अगर इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है और मुझे एमपीजी नहीं आता, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा इसको। मैं करूंगा इसको फिर सिमिलरिटी से। मैं क्या करूंगा, इस बीई के पैरेलल एक लाइन खींच दूंगा यहां पर, ठीक है। यहां पर मान लो एफ है और ये हमने लाइन कैसे खींच दी है, बीई के पैरेलल, ठीक है। तो आप जानते हो कि अगर ये अपने पास ए ओ और ओ डी 1:1 है, ये भी अपने पास 1:1 है, तो आप जानते हो मिड पॉइंट थ्योरम या किसी भी ट्राइंगल में, है ना, थेल्स थ्योरम होती है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है। अगर हमने किसी ट्राइंगल में, अगर एक ट्राइंगल एबीसी है, किसी ट्राइंगल में हमने किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी, किसी साइड के सामने पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, हेलो सतीश, तो अगर ये अपने पास A/B है तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे पास A/B हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर ये 1:1 है और हमने एक पैरेलल लाइन खींच दिया, अगर हमने एक पैरेलल लाइन खींच दिया, तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1:1। और उसी तरीके से अगर हम इस ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल CB और E में, तो यहां पर भी ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा ट्राइंगल देखा, ट्राइंगल ADF। ADF में हम लिख सकते हैं कि जो रेशियो AO और OD का होगा वही रेशियो AE और EF का हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना हो गया मेरा 1:1 हो गया। तो ये 1:1 हो गया। उसी तरीके से अब अगर हम ट्राइंगल में देखें, कौन से वाले में, BCE में, BC और E में, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रेशियो CD और BD का है वही रेशियो अपने पास CF और EF का हो जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा अपने पास, ये 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास। हमसे पूछा था AE और EC, तो AE 1 है तो EC यहां से यहां तक कितना हो गया, 2 हो गया मेरे पास। तो मेरा आंसर इस सवाल का आ जाएगा कि AE इज टू EC बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 1:2
2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, देख लो, ये 2015 के मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और ये इस तरीके का सवाल पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर हमें एमपीजी नहीं आती है तो फिर हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जिनमें आप पैरेलल लाइन खींच करके सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि यही सवाल, ये बहुत छोटे छोटे सवाल एसएससी पूछता है एमपीजी पर, है ना, तो हम बिल्कुल बेसिक उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि वो जल्दी कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सवाल एमपीजी लगाने से लेंदी हो जाता है, कई बार होता है कि एमपीजी लगाने से जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस सवाल को हमें एमपीजी नहीं भी आती तो हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, कि अगर देखो, अभी हम बात करेंगे सब कुछ एमपीजी के बारे में। ठीक है, एक सवाल और आप सॉल्व कर दो फटाफट से, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कि आप, अगर आपको एमपीजी नहीं आती है फिर भी आप इन सवालों को क्या सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं आपको दूसरा सवाल दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हम अपना दिमाग को थोड़ा सा और अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल अपने पास एबीसी है और मैंने आपको दे दिया, यहां पर एक लाइन खींच दी, यहां पर एक लाइन खींच दी। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से ये क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं। ठीक है, अपने पास क्वेश्चंस, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। ये अपने पास 1:1 है। ठीक है, ये अपने पास 2:3 है, ये अपने पास 2:3 है। ठीक है, यहां पर मैं सवाल दे रहा हूं आपको कि BD:CD अपने पास है 1:1 और दूसरा अपने पास AE:ED अपने पास है 2:3। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे फिर से पूछा कि AF:FC कितना होगा। ठीक है, AF:FC कितना होगा। गुड इवनिंग सुनील, इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2015 के शायद प्री का सवाल है। फटाफट बताओ इस सवाल को क्या आंसर आएगा। बीडी और सीडी 1:1 है, एई और ईडी 2:3 है। आपको बताना है फिर से, तो साईं रामा कृष्ण का आंसर आया अपने पास 1:3। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर हमें एमपीजी नहीं भी आती है, अगर हमें एमपीजी नहीं आती है तो हमें ये ड्रॉ करना आना चाहिए कि अगर देखो जहां पर ये लाइन मिलती है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन कहलाएगी ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो मीडियन कहलाएगी। और अगर कोई नहीं दिया है कि मीडियन है कि क्या है तो फिर ये क्या कहलाती है, सीवियन, है ना। और जब सीवियन दी होती है, अगर हमें एक सीवियन दी होगी तो हम उस सवाल में क्या लगा सकते हैं, एमपीजी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एमपीजी के बारे में बात नहीं करते हैं। मान लो हमें एमपीजी नहीं भी पता है तब भी हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कैसे, इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इस बी एफ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे देते हैं हम जी। ठीक है, यहां पर हम नाम दे देते हैं जी। वेरी गुड, जिनका आंसर 1:3 आ रहा है वो सही है एकदम। तो अगर ये 2:3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 1:1 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 1:1। ठीक है, और अगर एक की वैल्यू 3 है तो इस एक की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। तो हमसे ए एफ और एफ सी पूछा गया था, तो ए एफ कितना है, 2 है, एफ सी कितना है, 6 है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1:3 आ गया। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया मेरे पास, 1:3 हो गया। बताओ इस सवाल में कोई डाउट है। अगर आपको एमपीजी नहीं आती है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम ज्योमेट्री में बनाना आना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर सवाल में सीवियन दी हो, सीवियन मतलब ऐसी लाइन जो ना तो मीडियन हो, ना एंगल बाइसेक्टर हो, ना परपेंडिकुलर हो, ना परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो, तो ऐसी लाइन सीवियन कहलाती है। ठीक है, और अगर सीवियन है सवाल में तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए एमपीजी पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एमपीजी नहीं आती है, एसएससी बहुत सिंपल सवाल पूछता है, तो भी आप इन सवालों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड, जिनका आंसर 1:3 आया था बहुत बढ़िया। और मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर हम बात करेंगे बिल्कुल विस्तृत बारे में एमपीजी क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक और सवाल देता हूं, सभी आंसर करके बताएंगे। अभी 2-3 लोग ये आंसर कर रहे हैं।
ठीक, जैसे मान लो मैंने आपको एक सवाल दिया, एक ट्राइंगल है ABC, कितने सवाल बना सकते हो आप? बहुत सारे सवाल बना सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो अब मैंने कह दिया ये कि ये D है और ये अपने पास 1:3 है, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, यहां से मैंने एक खींच दी, ठीक है, ऐसे 3 भी हो सकती हैं। ये ज्योमेट्री क्लास है, MPG ट्राइंगल की लास्ट क्लास है आज, ठीक है। यहां पर मैंने मान लो E है, यहां पर E मान लिया मैंने, और ये O है, और ये अपने पास यहां पर इस बार ये दे दिया अपने पास 3:1, ठीक है, ये अपने पास दे दिया 3:1, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ फिर से AE:EC कितना हो जाएगा। फटाफट सभी आंसर करके बताएंगे कि AE:EC कितना हो जाएगा। फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से CVN MPG समझाने वाला हूं, ठीक है। AE:EG क्या है, हम आज पढ़ने वाले हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। ज्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। और ये आपके अगर 2018 का अगर आप पेपर देखोगे, 2019 का जो प्री का पेपर था, 5 मार्च को जो पेपर हुआ है, जो टफेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, वहां पर यह सवाल पूछा गया था, ठीक है। हमसे पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ AE:EC। 5 मार्च को जो शिफ्ट हुई थी, जो पेपर हुआ था, जो SSC CGL 2019 का, जिसको हम टफेस्ट शिफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पर यह सवाल पूछा गया था। और ये जितने भी सवाल हैं, अगर आपको MPG नहीं आती थी तब भी आप सॉल्व कर पाते, लेकिन आपको कुछ ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहो कि सिर्फ इतने में सवाल सॉल्व हो जाए तो फिर ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी लोग आंसर करके बताओ, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, सभी लोग आंसर करके बताओ। वेरी गुड मनदीप तो हमेशा आंसर सही देता है। विजय कुमार का आंसर 3:4 है, मनदीप ढिल्लन का आंसर भी 3:4 है, वेरी गुड। सतीश कुमार का भी आंसर 3:4 है। ये जो टफेस्ट शिफ्ट थी 5 मार्च 2020 की, मतलब 2019 का जो प्री हुआ था, ठीक है, उसमें ये सवाल पूछा गया था इस तरीके का, ठीक है। तो सही बच्चों का आंसर आ रहा है 3:4। देखते हैं आंसर क्या है। तो अगर हमें MPG नहीं आती तो मैं इसलिए 4-5 सवाल आपको करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, आप कभी भूलो ना, ठीक है। हमें क्या करना है, कभी भी 2 CVN दी होती हैं, है ना। अगर आप प्री की बात करोगे तो 2 CVN आएंगी, और अगर मेंस की बात करेंगे तीसरी CVN हमसे पूछी जाएगी, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। सुभाष घोष का भी आंसर आ गया, सुभाषिस घोष, सॉरी। चलो, अगर ये अपने पास पैरेलल लाइन हमने खींच दी, ये 3:1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 3:1। और अगर ये अपने पास 1:3 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिल गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक 3 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। ये टोटल लेंथ कितनी होगी अपने पास 4 हो गई। तो हमसे पूछा गया था AE:EC कितना आएगा, तो AE:EC कितना आ गया अपने पास 3:4 आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल प्री लेवल के सवाल करा रहा हूं मैं, ठीक है। अभी आएंगे हम थोड़े से और बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर मैं एक और CVN यहां पर खींच दूं, ठीक है, फिर उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। एक और सवाल करते हैं फटाफट से, नंबर 4 लास्ट, फिर हम बात करेंगे कि MPG क्या है, ठीक है। और ये जो सवाल है ये हम इस तरीके से भी जल्दी कर पा रहे हैं और MPG से भी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल अपने पास ABC है, यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, वेरी गुड, सबके आंसर ही आ रहे हैं, ठीक है। यहां से एक लाइन खींच दी और यहां से भी एक लाइन खींच दी। इसका मतलब है कि अगर आपको ट्राइंगल की हर एक प्रॉपर्टी पता है, अगर आपको ट्राइंगल की हर एक प्रॉपर्टी पता है, तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाओ। मतलब फिर आपके लिए जो ज्योमेट्री है वो सबसे सिंपल हो जाएगा। ये एक सवाल और करके बता दो कि AE:EC क्या हो जाएगा, ठीक है। और मुझे ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पसंद इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो दिमाग सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एडवांस और अरिथमेटिक में क्या ज्यादा टफ है, तो मैं कहूंगा कि अरिथमेटिक ज्यादा टफ है। आप कहोगे सर क्यों ऐसा, जबकि एडवांस ज्यादा टफ होता है। तो एडवांस इसलिए टफ नहीं है क्योंकि यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बन सकती है ना। जितनी थ्योरम है उन्हीं पर सवाल अपने पास बन सकता है। वेरी गुड, साई रामा कृष्णा का आंसर सही है, 2:15, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करके देंगे। तो अरिथमेटिक में आप जानते हो कि जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो वहां पर कई तरीके के सवाल आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में एक ही आर्टिकल को वो 40 बार खरीद सकता है, 20 बार बेच सकता है ना।
लेकिन जो एडवांस होता है वहां पर जितनी थ्योरम है, अगर आपको वो सारी थ्योरम आती हैं तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है, मतलब आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, वेरी गुड। सुभाषिस घोष का आंसर भी 2:15 है। सतीश कुमार का भी आंसर 2:15 है। विजय कुमार का भी आंसर 2:15 है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इसमें हम फिर से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, मान लो ये एफ है अपने पास। ठीक है, अगर आपको एमपीजी नहीं आती है तो फिर आपको ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए। अगर ये 2:3 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास 2:3। अगर ये 1:4 है तो ये भी कितना होना चाहिए 1, और ये कितना होना चाहिए 4। 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 गुना है तो ये 4 नहीं होगा, ये कितना होगा 12 होगा। मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया टोटल अपने पास 15 हो गया। अगर ये 15 है, ये 2 है तो A:EC पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 2:15 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम कि एमपीजी क्या है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एमपीजी क्या है फिर इस पर करेंगे हम सवाल। ठीक है, देख लेते हैं, अपने पास है एक स्लाइड। देखो एमपीजी क्या है, इसको हम कहते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री। थोड़ी सी बात करेंगे फिर और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक, मास पॉइंट ज्योमेट्री। ठीक है, या इसी को कहते हैं हम एमपीजी। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री या एमपीजी एक ही बात है। तो इसका नाम मास पॉइंट ज्योमेट्री क्यों हुआ? ठीक है, इसका नाम मास पॉइंट ज्योमेट्री क्यों हुआ तो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि जैसे अभी घर में कोई काम तो है नहीं, तो अगर आप जाते होगे सब्जी वब्जी लेने चले जाते होगे, तो अब तो खैर इलेक्ट्रिक वो आ गए हैं वेइंग मशीन, है ना। पहले क्या होता था, जैसे अभी भी आप देखोगे तो कुछ लोग वो वाली रखे रहते हैं ना, जैसे फल वाले हुए है ना, तो जो पुरानी वाली वेइंग मशीन है वो रखे रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये टोटल इसका वेट यहाँ पर ये मैंने 2 kg यहां पर अप्लाई किया और यहां पर ये 2 kg अप्लाई किया, तभी ये बीच में क्या होगा अपना बैलेंस होगा ना। जितना वेट यहां पर आपने अप्लाई किया उतना ही वेट आपको यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर आपको इसको बिल्कुल बीच में बैलेंस करना है, मान लो इसकी लेंथ अपने पास 6 सेंटीमीटर है, मान लो ये रॉड अपने पास 6 सेंटीमीटर है, अगर हमने यहाँ 2 kg लटका दिया, यहां पर भी 2 kg लटका दिया, तो ये कहां पर बैलेंस होगा, ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर क्या होगा बैलेंस होगा, है ना। ये कहां होगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर बैलेंस होगा। तो 3-4 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। अगर आपको ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गए तो फिर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री आराम समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे हमें 2 किलोग्राम फल खरीदने थे ना, है ना, तो इधर भी 2 किलोग्राम का ही वेट रखना पड़ेगा, तब जाकर के वो बैलेंस होता है। अगर थोड़ा कम रहता है तो ये इधर झुक जाता है, अगर थोड़ा ज्यादा रहता है तो ये इधर झुक जाता है ना। ये सारी चीजें आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें। ठीक, तो इसका मतलब है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड थी, इसको हमें बीच पर इसके मिड पर अगर बैलेंस करना था, तो जितना वेट यहां पर हमने अप्लाई किया उतना ही वेट हमें यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम देखेंगे तो ये जो इसका बैलेंस पॉइंट है उससे लेकर के ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अगर इसकी बात करें, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपना अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहते हैं। अब मान लो यही 6 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड थी, ठीक है, यही 6 सेंटीमीटर लंबी रॉड थी। ठीक, अब मान लो बेईमानी करनी है, बेईमानी करनी है, ठीक है, कि 1 किलोग्राम की जगह पर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, मुझे इसको यहां पर बैलेंस करना है, बेईमानी करनी है। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर बैलेंस करना है इसको, और मान लो मैंने यहां पर 10 kg अप्लाई किया वेट, तो मुझे यहां पर कितने kg अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर मैंने यहां पर 10 kg अप्लाई किया तो मुझे यहां पर कितने kg अप्लाई करना पड़ेगा, 2 kg अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इस वेट की हमें हालांकि जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको अच्छे समझ में आया। अगर आप देखोगे ये मिड पॉइंट पर जो बैलेंस है, ये बैलेंस तभी है क्योंकि इनका प्रोडक्ट आपस में क्या है, बराबर है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये दोनों जगह आपस में क्या हो गए, बराबर। तो अगर इसको हमें इस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूर पर बैलेंस करना था, और अगर मैंने यहां पर 10 kg अप्लाई किया, एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लो आप, एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है ना। अगर मैंने यहां पर 10 kg अप्लाई किया तो आप जानते हो कि एवरेज अगर हमें इसका निकालना है तो वो किसके पास होगा, 10 kg के पास होगा, है ना।
अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 10 इंटू 1 10 है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, तभी ये यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, मान लो तीसरी चीज क्या है अपने पास, तीसरी पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो 6 सेंटीमीटर लंबी रॉड थी अपने पास, ठीक है, और यहां पर 6 सेंटीमीटर लंबी रॉड में हमने क्या किया कि यहां पर हमने अप्लाई कर दिया, जैसे ये मान लो यहां पर हमें इसको बैलेंस करना है 2 रेशियो, यहां पर हमें इसको बैलेंस करना है 3, अगर 3 की बात करें इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल हो जाएगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर लंबी रॉड है अपने पास, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी रॉड है और मुझे इसको बैलेंस करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है 2 और 3 पे। ठीक है, ये 2 हो जाए और ये 3 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, मुझे यहां पर बैलेंस करना है। ठीक, और मैंने यहां पर टोटल वेट अप्लाई कर दिया 20 केजी। तो बताओ यहां पर कितना वेट होगा और यहां पर कितना वेट होगा। अगर इस चीज को हम देखेंगे तो ये अपना क्या आता है, ये आता है टोटल वेट आता है। ठीक है, ये क्या आता है अपने पास, टोटल वेट आता है। अगर आप देखोगे तो ये 10 केजी है, ये 2 केजी है, तो टोटल वेट कितना हो गया अपने पास, 12 केजी हो गया। अगर ये 2 और ये 2 था तो यहां पर अपना क्या आता है, टोटल वेट आता है। टोटल वेट अपना कितना हो जाएगा अपने पास, 4 केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पर इसको ये टोटल 20 केजी अप्लाई करना है और मुझे इसको 2 सेंटीमीटर पर अगर इसको बैलेंस करना है, तो बताओ मैं यहां कितने केजी लगाऊं और यहां कितने केजी लगाऊं, बताओ। इस वाले पॉइंट पर इसको मैं ए बोल रहा हूं, यहां पर कितने केजी अप्लाई करना चाहिए और यहां पर कितने केजी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज यहां पर समझ में आ रही हो, यहां पर अगर आपको एक चीज समझ में आ रही हो, ठीक है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट है, अगर यहां पर ए केजी हमने अप्लाई किया, यहां पर हमने बी केजी अप्लाई किया, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, ए प्लस बी केजी। ठीक है, और ये अपने पास लेंथ L1 है, ये अपने पास लेंथ L2 है, तो इनका प्रोडक्ट अपने पास क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं कि A इंटू L1 जितना होगा उतना ही B इंटू L2 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि A अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन में L1। ठीक है, मतलब जो वेट होता है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर वेट आना चाहिए 3 और यहां पर वेट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो वेट का रेशियो होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो वेट है यहां पर अगर आप देखोगे, अगर हमें बैलेंस करना है तो वेट क्या हो गया, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, जो वेट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर वेट 3 होना चाहिए और यहां पर वेट 2 होना चाहिए। टोटल वेट कितना हो गया, 5 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 12 केजी और ये कितना हो जाएगा अपने पास 8 केजी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास 8 केजी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देख लोगे दोनों का मल्टीप्लाई करके तो 12 दूनी 24 हो रहा है और यहां पर भी कितना हो रहा है, 8 इंटू 3 24 हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि एमपीजी का मतलब क्या है, हमें कुछ नहीं, ये कहलाता है रेशियो मर्जर। ठीक है, एमपीजी का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे समझो, रेशियो मर्जर है ये। ठीक है, रेशियो मर्जर कैसे, कि अगर मान लो हमें इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, एक ये लाइन है और ये अपने पास 2:3 है और ये अपने पास 3:2 है। ठीक है, तो यहां पर जो वेट होगा, यहां पर जो वेट होगा, ये रेशो दिया हमें, मान लो, ठीक है, ये 2 इस तरीके से लाइन है और ये हमें इनका रेशो दिया है 2:3 और ये 3:2। तो यहां पर जो वेट है वो इसके और इसके दोनों पर डिपेंड करेगा। मतलब ये 2 और 3 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब यहां पर अगर कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम बोल देंगे तो कितना केजी हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो एमपीजी है क्या, एमपीजी है रेशियो मर्जर। अब एमपीजी लगाना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई कहता है कि ये लाइन है, ये अपने पास 2:3 है, तो यहां पर वेट आएगा 3 और यहां पर वेट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मान लो अगर किसी ने कह दिया कि यहां पर वेट अपने पास 5 है, यहां पर वेट अपने पास 4 है, तो ये लेंथ 4 हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। यहां पर हमें लेंथ का रेशियो मिल जा रहा है, यहां पर हमें लेंथ का रेशियो मिल जा रहा है, इसलिए इसका हम यूज कहां पर कर पा रहे हैं, ज्योमेट्री में। अगर आपको ध्यान हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। ध्यान है ना कि अगर 2 पॉइंट हैं ए और बी, है ना,
और यहां पर कोई पॉइंट है P, ये m/n है। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद हो, ये x1 y1 है ना, हम पढ़ेंगे इसको आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ये x2 y2 है। तो हम इस P के कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, P के कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 को हम n से मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू x1 है ना, प्लस m इंटू x2, ऐसे लिखते हैं ना। अगर ये m है तो इसका मल्टीप्लाई यहां करते हैं, अगर ये n है तो इसका मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम कहां पर अप्लाई करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि आप सबको पता होगा, ठीक है। तो एमपीजी रेशियो मर्जर है, कब यूज करना चाहिए, जब आपको सीवीएन दी हो। अगर एक सीवीएन दी हो, ठीक है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 2 सीवीएन दी होंगी तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तीनों की 3 सीवीएन है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर जो वेट होगा, यहां पर जो वेट होगा वो इस 2 और इस 3 पर डिपेंड करेगा। मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा अपने पास, 6 kg हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेट कितना हो जाएगा अपने पास, 6 kg हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज ये थी, आपको ये पता होना चाहिए था। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए था। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हमें कभी भी लेंथ का रेशियो चाहिए, अगर हमें कभी भी लेंथ का रेशियो चाहिए तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये लगता कब है, जब हमें सवाल में सीवीएन दी होती है ना। सीवीएन मतलब ना तो मीडियन, ना एंगल बाइसेक्टर, ना परपेंडिकुलर, ना परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताओ, फिर हम देखते हैं कि आगे आपको इसमें किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो आज की क्लास का पहला सवाल, जो हमने सवाल पहले किए थे उन सवालों को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब जो हमने सवाल स्टार्टिंग में किए, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए, उन सवालों को भी हम एमपीजी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को फटाफट सॉल्व करके बताओ, देखते हैं अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कितने लोगों को अच्छे समझ में आया, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एसएससी आपको बहुत छोटे छोटे सवाल पूछती है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा पहले वाले सवाल में। पहले सवाल का आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी डीई एंड एफ आर 3 पॉइंट्स ऑन साइड बीसी AC and AB respectively. If BD ratio CD is 3:4, CE is to CA is 2:9, then find AF is to FB. तो AF और FB का अनुपात हमें बताना है क्या होगा। Find the ratio of AF is to FB. ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने फटाफट से, जल्दी से इस सवाल को सॉल्व कर दो। आपके पास है 30 सेकंड। एक ट्राइंगल एबीसी है, यहां पर DEF 3 पॉइंट हैं, BC पर D है, यहां पर D हो गया, ठीक है। यहां पर अपने पास E है और यहां पर अपने पास F है, ठीक है। यहां पर अपने पास F है। BD और CD अपने पास 3:4 है, ये 3 है, ये 4 है। CE इज टू CA, तो CE अपने पास 2 है और CA अपने पास टोटल 9 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा। हमसे पूछा है AF और FB का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ AF इज टू FB। AF और FB का अनुपात बताओ फटाफट क्या होगा। सिक्स इज टू 7 तो ऑप्शन में ही नहीं है। साईं रामकृष्ण, फिर से सॉल्व करो इसको, देखो क्या गलती करी है। ऑप्शंस अपने पास हैं 4:1, 35:8, 7:2 और 14:3। 3-4 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो कि अगर आप पहचानना कैसे है, ना तो मीडियन दिया होगा, ना एंगल बाइसेक्टर दिया होगा, ना परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है। तो आप उस सवाल में क्या लगा सकते हो, एमपीजी लगा सकते हो। मीडियन अगर है तो भी रेशियो तो आपको मिल ही जाएगा 1:1, ठीक है। तब भी आप उस सवाल में एमपीजी लगा सकते हो। जैसे हमने पहला जो सवाल किया था वहां पर 1:1 था, मतलब वो क्या थी, मीडियन थी, ठीक है। सतीश कुमार का आंसर आ रहा है C 7:2। और एक बार चेक करेंगे सभी लोग। मनदीप ढिलन का आंसर आ रहा है 6:1।
तो किसी ने सही आंसर नहीं दिया। देखो इस सवाल का सही आंसर क्या है, इस सवाल का सही आंसर है डी। इसको हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर कभी भी दो लाइन इस तरीके से मर्ज होती हैं, ठीक है, दो लाइन इस तरीके से मर्ज होती हैं और इनका रेशियो अगर ये 7 और ये 2 है और इनका रेशियो 3 और 4 है, तो यहां पर जो वेट होगा वो इस 7 और इस 3 पर डिपेंड करेगा। तो इनका हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। अगर ये 7 है और ये 3 है तो इसको हम कितना ले लेते हैं, यहां पर वेट ले लेते हैं हम 21 केजी, ठीक है। यहां पर वेट कितना ले लेते हैं 21। ये वेट है, लेंथ नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है मेरा, यहां पर वेट कितना है 21 है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर यहां पर ये 4 है, ये 21 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर यहां पर आपने 21 केजी अप्लाई किया है, यहां पर अगर आपने 21 केजी अप्लाई किया है, तो यहां पर आप देखोगे कि हमने 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 7 से। तो यहां पर हमें कितने केजी वेट यूज करना पड़ेगा, 28 केजी, ठीक है। तो अगर यहां पर मैंने 21 केजी यूज किया है तो यहां पर मुझे कितना लगाना पड़ेगा वेट, 28 केजी लगाना पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आई। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर दो सीवियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये 7 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 21 हो जाएगा। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 21 चौको 84 हो रहा है, तो यहां पर भी 84 होना चाहिए। तो यहां पर वेट कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए, ठीक है, 28 होना चाहिए। अगर यहां पर 7 21 है, 21 दूनी 42 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो हम 42 है, तो यहां पर ही मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा 6 केजी हो जाएगा, क्योंकि 7 छंग कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। अब अगर ये वेट है, अगर ये वेट है, तो इनकी जो रेशियो, लेंथ का रेशियो होगा वो इनके रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर यहां पर 6 केजी है, ठीक है, यहां पर अगर 6 केजी है और यहां पर अपना 28 केजी है, ठीक है, यहां पर अपना 28 केजी है, तो ये लेंथ 28 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब हमसे पूछा गया था ए एफ और एफ बी का रेशियो, तो ए एफ कितना आया अपने पास, ए एफ आया 28 और एफ बी कितना आया अपने पास 6 आया, जिसको हम 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा अपने पास 3। मतलब ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। देख लो आपने कहां गलती करी थी, ठीक है, देख लो आपने कहां गलती करी थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी, 14:3, ठीक है। तो अगर आपको एमपीजी आती है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। ये अगर 7 है, ये 3 है, तो 21 हो गया। अगर ये 21 है तो ये 6 हो जाएगा। अगर ये 21 है तो 28 हो जाएगा। अगर ये 28 है तो ये रेशियो 28 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा। ये हमने सीखा था कि जो वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, ठीक है। जो वेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। हाँ यहां पर एक गलती कर सकते हो, यहां पर सी ए था, ठीक है, ये सी ए है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 170 आज ट्राइंगल का लास्ट है, ठीक है। अगर आप पार्ट 1 से लेकर के 15 तक देख लोगे तो आपको ट्राइंगल की हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है, जितनी चीजें ट्राइंगल में होती हैं। इसको देखो फटाफट से, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 170, फटाफट से आंसर दो इसका। क्वेश्चन नंबर 170, in a triangle ABC, AD is the median of side BC, is the midpoint on side AC such that BE intersect AD at point O. If AO is to OD is 4:5, then find AE is to EC. AE is to EC आपको बताना है कितना होगा। मैं डायग्राम बनाता हूं। आपको अगर एमपीजी नहीं आती है तब भी आप ये सॉल्व कर लोगे, है ना। कैसे, वही पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, लेकिन कौन दिमाग लगाए, एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगता है कि यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ठीक है। इसीलिए हमें क्या आनी चाहिए, एमपीजी आनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी एडी इज मीडियन, तो ये एडी हमने क्या खींच दी, मीडियन, क्योंकि यहाँ पर रेशियो देख करके हमें पता चल जाएगा। वेरी गुड, साई रामकृष्ण का आंसर सही है, 2:5, इस बार सही आंसर दिया आपने। एडी मीडियन है, मतलब ये 1:1 हो गया, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि ए पॉइंट ऑन साइड ई पॉइंट है किस पर, एसी पर, ठीक है। तो ई एक पॉइंट हो गया एसी पर, सच दैट बीई इंटरसेक्ट, जो बीई है इंटरसेक्ट करती है एडी को कहां पर, ओ पर।
AO और OD कितना है अपने पास 4:5 है। देन फाइंड AE इज टू EC, तो हमें AE और EC का रेशियो बताना है। AE और EC का रेशियो क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2:5 आंसर आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया। तो हमें पता है कि देखो अगर ये दो लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर हम देखें BE और BC है ना, तो ये 4 है और ये 5 है ना। तो अगर ये 4 है और ये 5 है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। एक तो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, देखो इसको हम यहां पर पैरेलल लाइन खींच के भी कर सकते हैं। एक सवाल तो इसको तो हम वैसे तो कर ही सकते हैं, ये पैरेलल लाइन खींच दो, है ना। एक वो तरीका तो रहेगा ही कि यहां पर पैरेलल लाइन खींच दी तो ये 4 है तो ये भी 5 हो जाएगा ना। ये 4 ये 5 तो ये 5, और ये अपने पास 1:1 तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 1:1। अब अगर 1 की वैल्यू अपने पास 5 है तो 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी अपने पास 5 आ जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। ये तरीका तो रहेगा ही, ठीक है, ये तरीका तो रहेगा ही। ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये अगर अपने पास 4:10 है मतलब आंसर कितना आ गया 2:5, ठीक है। लेकिन हम इसी सवाल को अब कैसे कर सकते हैं, MPG से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको MPG से ही बता देता हूं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। हम अपना पैरेलल लाइन खींच करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और MPG से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम MPG से इसको एक बार फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये सवाल तो बहुत छोटा सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर ये 4 है ये 5 है तो यहां पर वेट कितना हो जाएगा अपने पास, यहां पर वेट हो जाएगा 4 kg, है ना। और यहां पर वेट कितना हो जाएगा अपने पास 5 kg, यहां पर वेट कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर वेट 5 kg है तो आप जानते हो कि यहां पर भी वेट कितना होना चाहिए अपना, यहां पर वेट कितना हो गया अपने पास 5 kg। अगर ये टोटल वेट 4 kg और ये 1:1 है तो यहां पर वेट 2 kg होना चाहिए फिर, और यहां पर वेट कितना होना चाहिए 2 kg होना चाहिए। अगर ये 2 है ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 2:5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस सवाल को ज्यादा जल्दी कर सकते हैं, हमें कुछ ड्रॉ करना नहीं पड़ा। हमने देखा कि ये यहां से यहां तक 4 था, ठीक है, और यहां से यहां तक 5 था, तो ये वेट 4 kg हो जाएगा यहां पर, और ये वेट कितना हो जाएगा 5 kg। जो ये वेट 4 kg है वो इस रॉड का अपना टोटल वेट है, और ये 1:1 है, मतलब 4 को अगर हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये 2 kg हो जाएगा और ये भी 2 kg हो जाएगा। तो फिर ये 2 और ये 5 और टोटल यहां पर देखोगे। अब आप एक बात ध्यान रखना कि ये जो जहां पर सीवियर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर जो वेट आएगा वो इक्वल आएगा। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, यहां पर जो वेट आएगा वो हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां पर वेट अपने पास कितना है 5 और 2 7 है। यहां पर अगर आप देखोगे तो अपने पास टोटल वेट कितना है 7 kg है, ठीक है। तो यहां पर 7 और ये 2, तो यहां से आप देखोगे तो 9 kg, और अगर हम यहां से भी देखें तो 5 4 तो भी कितना आ रहा है अपने पास 9 kg। तो अगर 2 मीडियन या 2 सीवियर इंटरसेक्ट कर रही है या 3 सीवियर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो यहां पर जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है यहां का वेट टोटल हमेशा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। आप कहीं से भी देख लो 5 4 9 7 और 2 9, अगर ये अलग अलग आ रहा है इसका मतलब आपने गलती करी है, ठीक है, या फिर सवाल में कोई गलती है, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जहां पर उसके वेट का समेशन हमेशा क्या आना चाहिए सब जगह से बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, ये 2015 के प्री का सवाल है, 2015 के प्री का क्वेश्चन है ये सवाल, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट से। 2015 एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करो फटाफट से, मैं यहां पर बनाता हूं। अब अगर हम इस सवाल में पैरेलल लाइन के लिए बैठे रहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक एडी हो गई अपने पास, एक अपने पास बीई है, और एक अपने पास क्या है सीएफ है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके बताओ, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और ये अपने पास एफ हो गया, और ये क्या है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। एओ और ओडी अपने पास 5:4 है, ये 5:4 है। सीओ और ओएफ, सीओ और ओएफ अपने पास 3:2 है। हमसे पूछा गया है बीओ और ओई, बीओ और ओई हमसे पूछा गया है। बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा इसका।
2015 के प्री का सवाल है, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा। मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, ठीक है। फटाफट आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ फटाफट। किसी का आंसर नहीं आया? सुभाषीष, मनदीप, सतीश, साई। चलो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो समेशन है यहां पर वेट क्या होना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो वो अब यहां पर चीज अप्लाई होगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये 5 4 9 और यहां पर कितना है 3 और 2 5। वेरी गुड, मनदीप का आंसर आ गया 38/7। तो अगर आप देखोगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। अगर हम देखें तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। यहां पर वेट इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को कितना बना लेते हैं, दोनों को बना लेते हैं 45। तो यहां पर हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर हमें 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर ही 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर ही 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपना 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल वेट कितना आ गया, आप सब जगह से आप देख लो कि ये 25 है, तो ये अपने पास वेट कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। यहां पर 25 हो गया और ये वेट कितना हो गया अपने पास, 20 हो गया। तो अगर आप टोटल वेट देखोगे तो 45 आ गया। ये 9 थी 27, तो यहां पर 27 आ जाएगा। और ये कितना है अपने पास, 9 दूनी 18, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कहीं से भी आप देख लोगे तो टोटल वेट अपना कितना है, 45 है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखेंगे, यहां पर अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 38 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 38 हो गया। अगर ये 38 है और यहां पर वेट अपना 45 है, या आप यहां से निकाल लो कि ये अपने पास 20 है, ये टोटल 27 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, 7 आ जाएगा। कहीं से भी देखो 38 और 7 45, 18 और 27 45, 20 और 25 45, ये समेशन हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर वेट 38 है तो ये लेंथ 38 हो जाएगी, ये 38 हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था BO, तो BO 38 है और OE अपने पास 7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 38/7 आ जाएगा और हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें सवाल में CVN दी हो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए आपके पास, MPG। और ये MPG की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो CVN इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर जो वेट होगा वो इनके और इनके ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वहां पर टोटल वेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इस सवाल में बताओ। तो मनदीप का आंसर सही था और सतीश का आंसर सही था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। तो इसमें इतने तरीके के सवाल बन सकते हैं, या तो 3 CVN दी होंगे या फिर आपको 2 CVN दी होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको सवाल आपके पेपर में दिया जा सकता है, ठीक है। अभी तक इसके बाद जो सवाल करने वाले हैं उस तरीके का सवाल अपने पेपर में आया नहीं है, लेकिन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रेशियो का सवाल ही पूछा गया। अगला जो सवाल हम करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके का सवाल अपने पेपर में आने को आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास 3 और 4 है, ये अपने पास 7 और 5 है। हमसे क्या पूछा है, OE की लंबाई क्या होगी। अगर AE 96 सेंटीमीटर है, AE इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर है, तो हमें OE की लेंथ बतानी है कि OE की लेंथ क्या होगी। बताओ फटाफट से, OE की लेंथ क्या होगी, 2016 के मेंस का सवाल। टू 2016 के मेंस का सवाल, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा।
क्या आंसर आएगा इसका, बताओ फटाफट से। किसी का आंसर नहीं आ रहा? तो देखो, अगर ये 5 है, ठीक है, और ए की लेंथ हमें पूछी है, ए लेंथ अपने पास 96 है, ओ की लेंथ पूछी है, तो अगर ये 5 है और ये 4 है, तो यहाँ पर टोटल वेट हम कितना ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल वेट ले लेते हैं हम 20 kg, ठीक है। अगर ये 20 kg है, ये 3 है, तो 20 30 60, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा, मतलब ये वेट कितना आ गया अपने पास 15 kg आ गया, ठीक है। ये वेट कितना आ गया अपने पास 15 kg आ गया। अब अगर ये 15, ये अपने पास 140 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 28 आ जाएगा। यहां पर वेट कितना होना चाहिए अपने पास 28 kg होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 20 × 7 अपने पास कितना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आना चाहिए था, 140 आना चाहिए था। अब अगर यहाँ वेट 28 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ वेट कितना होना चाहिए अपना 13 kg होना चाहिए। यहाँ पर वेट कितना होना चाहिए अपना 13 kg होना चाहिए, है ना। और अगर यहाँ पर वेट 13 kg है और ये 15 है, ये 20 है, तो यहाँ पर वेट कितना हो गया अपने पास 35 kg हो गया। अगर ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा अपने पास, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 13 हो जाएगा, है ना। तो AE और OE का रेशियो कितना आ गया, AE अपने पास 35 है और OE अपने पास कितना है 13 है। टोटल कितना हो गया 48 हो गया। 48 की वैल्यू कितनी अपने पास 96 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 2। हमसे क्या पूछा गया था OE, तो OE कितना है अपने पास 13, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। तो 26 क्या है इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 26 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर AE पूछता तो आंसर अपना कितना होता 70, लेकिन हमसे OE पूछा गया था, तो आंसर इस सवाल क्या हो जाएगा अपने पास 26 सेंटीमीटर। देख लो इसमें कोई डाउट किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, बताओ फटाफट से। ट्वेंटी सिक्स कैसे? देखो ये हमें क्या मिला, यह हमें AO और OE का रेशियो, अगर ये 13 kg था तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपने पास 35 हो जाएगा। आप यहां पर देखोगे तो सब जगह से वेट इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये 35 है और ये 13 है, तो यहां पर वेट कितना हो गया 48 kg हो गया। यहां पर भी देखोगे तो 28 और 20 48 हो गया, ठीक है। तो सब जगह से वेट 48 आ रहा था, मतलब सही है। अब अगर ये वेट यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 35 है, तो ये लेंथ 35 हो जाएगी और ये लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 13 हो जाएगी। रेसिप्रोकल होता है ना, लेंथ और वेट रेसिप्रोकल होती है। तो अगर ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा 13। तो टोटल AE और OE कितना आ गया 48 आ गया। 48 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 96 दे रखी थी। तो अगर 48 96 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 2 है, हमसे OE पूछा गया था, तो OE मतलब कितना आ जाएगा अपने पास 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलो अब आगे आने वाले साल में आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 173 और इतने टाइप के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है और यहां पर अपना ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा आज कंप्लीट हो गया। एक ट्राइंगल अपने पास है A, B और C, और इस तरीके से दिया हमें, ठीक है। ये D है अपने पास, ये E है और ये अपने पास O है। इसका एरिया अपने पास कितना है 30 है, इसका एरिया अपने पास 40 है, इसका एरिया अपने पास 20 है। हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC का हमें एरिया बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC का हमें एरिया बताना है, फटाफट से बताओ। इस तरीके का सवाल हालांकि अभी तक CGL में पूछा नहीं गया, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना टाइम दे दिया उसने तैयारी के लिए, तो हो सकता है कि ये भी अपने पेपर में पूछ ले, ठीक है। फटाफट बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें बताना है कि एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है, कितना होगा इस सवाल में। अगर इसका एरिया 30 है, इसका एरिया 40 है, इसका एरिया 20 है, तो बताओ कि पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। मैं आपको दे रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स, ठीक है, फटाफट सॉल्व करके बताएंगे। आपको ट्राइंगल की सीरीज कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है। मैंने 15 पार्ट में ट्राइंगल आपका कंप्लीट कराया है और जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे मैंने सारे करा दिए, ठीक है। ट्राइंगल का बहुत ही कम पार्ट है जो आपको मैंने नहीं कराया, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ट्राइंगल में जो आपने पढ़ा नहीं है। और अब हम स्टार्ट करेंगे कल से क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम हो गया ना, किसी का आंसर नहीं आया। देखो इसको सॉल्व करने की एक तो है, एक लैडर थ्योरम जानते होगे आप, है ना। एक तो होती है लैडर थ्योरम, जहां पर होता है 1/डेल्टा प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस 1/y प्लस जेड, ठीक है। इस तरीके से एक लैडर थ्योरम होती है, ठीक है। आप उसको अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लैडर थ्योरम क्यों लगाएं हम, जब हमें एक ही चीज आती है तो, ठीक है। मैं लैडर थ्योरम भी आपको बता दूंगा क्या है, ठीक। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इसको किससे, एमपीजी से। एमपीजी से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप जानते हो कि अगर एक ही वर्टेक्स से आप कितने भी ट्राइंगल बनाओ उनका एरिया बराबर होता है। तो अगर यहां आप देखोगे ट्राइंगल बीईसी में, ठीक है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आप सबको समझ में आए। ये सवाल अच्छा सवाल है। अगर मैं देखूं ट्राइंगल बीईसी में, तो इनका अगर आप देखोगे तो इनका एरिया का है क्या, इनका एरिया का रेशो क्या है अपने पास, एरिया का रेशो कितना है 40। वेरी गुड मनदीप, 168 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर ये 40 है ये 20 है, तो आप देखोगे, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं आपको, इस तरीके का ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है। मजा आ जाता है, मनदीप सारे आंसर देता है, वेरी गुड मनदीप। यहां अगर ये 40 है ये 20 है, तो हमें पता है कि इनकी साइड का रेशो कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा ना। इनकी साइड का रेशो कितना हो जाएगा, सतीश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। इनकी साइड का रेशो कितना हो जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बनाता हूं, ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे, ये ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो यहां पर ये डी है और यहां पर बी है और यहां पर सी है। इस तरीके से एक लाइन गई है, ये एरिया 30 है, ये एरिया 40 है, तो ये रेशियो 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अपने पास 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा ना। ये 3 और ये 4, इसको हम 2:1 भी ले सकते हैं। अब हमने क्या सीखा था कि जहां पर दो सी पेन इंटरसेक्ट करती है वहां पर जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये 4 और 2 6, 4:2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया ये, या इसको 2:1 लिख लो। और 4 और 3, ये 4:3 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम 7 का मल्टीप्लाई करें, यहां पर हम 6 का मल्टीप्लाई करें, यहां पर भी हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है और इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है। मतलब यहां पर अगर टोटल वेट, अगर इसका रेशो देखोगे तो ये 24 हो जाएगा, यहां पर वेट 24 हो जाएगा और यहां पर वेट कितना हो जाएगा अपने पास, 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे 4:2 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर वेट अपने पास कितना हो जाएगा, 28, और यहां पर वेट अपने पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर वेट कितना हो जाएगा अपने पास, यहां पर अपने पास 28 हो जाएगा और यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। अब आप समझोगे इस बात को कि अगर यहां पर टोटल वेट 28 है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अपने पास कितना हो जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। या हम यहां से भी निकाल सकते थे, ये टोटल 24 है, ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा।
मतलब ये 14 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाता हूं फाइनली जहां पर हमें आंसर मिल जाएगा। यहां पर देख लेना कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, तो अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, यहां से हमने एक सी विन ड्रॉ करी थी और यहां से हमने एक सी विन ड्रॉ करी थी, हमें क्या मिला, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अपने पास ई है और ये अपने पास डी है। ये हमें कितना मिल गया 18 और 10 मतलब कितना हो गया 9 और 5 हो गया ना, 18 10 मतलब कितना 9 5, और 14 और 10 मतलब कितना हो गया 7 और 5 हो गया। ठीक, इसका एरिया कितना था 30 था, इसका एरिया कितना था 40 था, इसका एरिया कितना था 20 था। आपको पता है कि इन दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो बराबर है। यहां से अगर आप देखोगे ट्राइंगल एबीसी में, तो ये जो ई पॉइंट है इन दोनों ट्राइंगल का, ये जो लाइन है इस ट्राइंगल को किस अनुपात में डिवाइड कर रही होगी, इस ट्राइंगल को 9:5 में डिवाइड कर रही है। या फिर हम यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी अगर हम देखें तो यहां से भी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोनों में से कहीं से भी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वेट इक्वल कर लिया तो आप एरिया वाले सवाल भी आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, अगर हम यहां से देखेंगे तो ये जो लाइन है सी डी, ये क्या कर रही है, इस ट्राइंगल के एरिया को किस अनुपात में डिवाइड कर रही है 7:5 में। और इस 5 की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो 5 की वैल्यू कितनी है, इस टोटल का एरिया कितना है अपने पास 70 है। ठीक है, हम यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास 70 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 12, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 168 आ जाएगी। या फिर हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं कि इस 5 की वैल्यू यहां से अगर आप देखोगे तो इस 5 की वैल्यू कितनी अपने पास है 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, तो यहां से टोटल एरिया कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 14 इंटू 12, मतलब यहां से भी आंसर कितना आ गया मेरा 168 क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा मेरा 168 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी इस सवाल को सॉल्व करते, ये आगे आने वाले अपने एसएससी सीजीएल के पेपर में आ सकता है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस तरीके से पेपर अपने एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना है तो एक लैडर थ्योरम होती है, उस लैडर थ्योरम से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, अगर हमने यहां से एक C1 खींची या कुछ भी है और ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपने पास ये x है, ये y है और ये z है, तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि 1/डेल्टा प्लस 1/y इज इक्वल टू होता है 1/x प्लस y प्लस 1/y प्लस z। ठीक है, तो हमें x y z सब कुछ दे रखा है। डेल्टा मतलब क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और ये इसका एरिया हो गया। अगर ये अपने पास क्या था, ये ई था और ये अपने पास क्या था डी था, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। ये सारे क्या है अपने पास एरिया है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट चाहें तो इसको लगा करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम ये भूल गए लैडर थ्योरम कि 1/x था कि 1/y था कि 1/z था, तो हम अपना सवाल इस एमपीजी से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको एमपीजी के कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास कि अगर जो लेंथ है, अगर ये 2 3 है तो ये वेट 3 2 होगा। पहला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, अगर 2 सीवियन इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 3 है, ये 4 7 है, तो यहां पर जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 7 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर 2 मीडियन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 मीडियन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर जो वेट आएगा उस वेट को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो वेट है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, मतलब यहां पर जो वेट आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, हमने इक्वल बनाया कितना, हमने बनाया इसको 42 kg बनाया। तो अगर आपको ये 3 बातें ध्यान रहती हैं मीडियम एमपीजी में, तो फिर आप कोई भी सवाल सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, और इसी एमपीजी को लगा करके ही ये जो थ्योरम है वो बनाई गई है। ठीक है, इसी एमपीजी को लगा करके ये थ्योरम बनाई गई है। कभी कभी आपसे इसका एरिया भी पूछ लेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे का 168 है, 168 में से 40 थी 70 और 20 90 घटा देंगे, तो 90 घटा देंगे तो इसका एरिया भी अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी मास पॉइंट ज्योमेट्री की क्लास थी। इसी सवाल के साथ अपना ट्राइंगल क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हमने सब कुछ पढ़ा, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस। ठीक है, इसके बाद हमने सिमिलरिटी पढ़ी, बहुत अच्छे से सवाल किए उस पर, साइन रूल के बहुत से सवाल किए। ये जो सीरीज है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों का मेंस का पेपर है, एक बार ये 15 जो पार्ट मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैं तो आप जब क्लास पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देख सकते हो। ठीक है,
तो ये जो 15-20 घंटे में हमने ट्राइंगल खत्म किया, हर एक क्लास लगभग 1 सवा या 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे की है, तो आप इन 30 घंटों या 20 घंटों में आराम से अच्छा ट्राइंगल कर सकते हो। अगर ट्राइंगल अच्छा होगा तो आगे आने वाली जो क्लास है क्वाड्रिलेटरल, उनमें आपको दिक्कत कम से कम आएगी। ठीक है, बस आपको क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होगी वो सारी ड्रॉ कहां से हो रही होंगी, वो प्रूफ हो रही होंगी ट्राइंगल से। ठीक है, तो एमपीजीबी कहां से आया, एमपीजीबी रेशियो है, सिमिलरिटी है। ठीक है, मैंने आपको इसलिए सबसे पहले जो कराए थे वो सिमिलरिटी से कराए थे ना, और फिर सिमिलरिटी को उठा करके हमने इस तरीके से लगाना सीख लिया। ठीक, तो सिमिलरिटी ही है ये भी, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट था कि कोई पॉइंट है किसी लाइन पर, वो उसको किस अनुपात में बांटता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम कहां यूज करते हैं, ज्योमेट्री में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल के साथ। ठीक है, और बाकी बस आपको क्लास सीरीज कैसी लगी है ट्राइंगल की, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। क्वाड्रिलेटरल के साथ, ठीक है, या तो कल मिलेंगे या फिर एक आध दिन के गैप के बाद। ठीक है, क्लास का टाइम वही होगा 6 बजे। ठीक, वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।